नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं और आज भी दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न के बारे में ही, किस तरीके से लगातार इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे इनका प्रसंस्करण करके लगातार और भी अच्छा मुनाफा जो है वो लिया जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें, हम बात करेंगे प्याज और लहसुन में रोग नियंत्रण को लेकर भी। ये दोनों हमारे आज के विषय रहेंगे, यानी ग्लोबल मिलेट्स जो हमारे श्री अन्न हैं और खासतौर से जो किसान प्याज और लहसुन की खेती करते हैं वहाँ पे किस तरीके से वो रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800113060, इसके साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारी कोशिश यही ईमेल पे जो आपके सवाल आते हैं उनको भी जल्द से जल्द शामिल किया जाए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उस पर आपको जानकारी देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रंजना सिंह जी। आप प्रोफेसर हैं खाद्य तकनीक प्रौद्योगिकी विभाग में शहीद राजगुरु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर रंजना। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। आप डीन हैं बागवानी राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय समस्तीपुर बिहार से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। इनके साथ और जानकारी जो है वो हम यहाँ लेंगे और आपको भी बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से प्याज और लहसुन की जो खेती करते हैं हमारे किसान, उनको कैसे उनकी जो फसल है रोग रहित रह सकती है। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री अन्न के बारे में, ग्लोबल मिलेट्स। अभी तक मिलेट्स जो थे वो हम भारतवर्ष की बात करते थे, हमारे देश में किस तरीके से इनका उत्पादन लिया जाता है, लेकिन अब ये ग्लोबल हो चुके हैं और इसके ग्लोबल करने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जिसका इस बार आयोजन किया जा रहा है और उसके साथ साथ लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारा देश G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, वहाँ भी लगातार इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि 2 दिन तक ये सम्मेलन चला था। पहला सम्मेलन श्री अन्न का 18 और 19 मार्च को, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने लगातार जो युवा हैं उनसे ये भी अपील की कि वो भी श्री अन्न से जुड़ें और ख़ासतौर से कैसे ये हमारे किसानों के लिए समृद्धि का द्वार बन सकता है, कैसे जो हमारे जलवायु परिवर्तन की एक वैश्विक चुनौती हमारे सामने है उसका एक समाधान बन सकता है। यानी कई समाधान जो हैं वो श्री अन्न पे हमें नजर आते हैं। श्री अन्न यानी ग्लोबल मिलेट्स, हमारे मोटे अनाज, हमारे पोषक अनाज, जो कि अब लगातार इनका महत्व हर एक स्तर पर हर कोई जानने लगा है। सबसे पहले यहाँ डॉक्टर रंजना आपके पास में आना चाहूँगा, जानना चाहेंगे आपसे, जब ग्लोबल मिलेट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि इनका जो महत्व है हर कोई समझ रहा है और अभी तक हम शायद बात करते थे खाद्य सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की और कोविड के बाद तो हमने देखा कि और भी ज़्यादा सचेत हम हो गए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो उस दृष्टि से कहीं ना कहीं पोषण सुरक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी के लिए हम मान सकते हैं जो हमारे श्री अन्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि ये मोटे अनाज हम उनको कहते हैं जिनके उत्पादन में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये अनाज कम पानी में, कम उपजाऊ ज़मीन में और जलवायु परिवर्तन को सह करके उगने वाले अनाज हैं। जी। ऐसा माना गया है, जैसा जाना गया है कि धान के मुकाबले इनमें 30% कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और जलवायु परिवर्तन को ये सह सकते हैं। ओवरऑल ये जो मोटे अनाज हैं ये पर्यावरण के लिए, किसान के लिए और हमारे कंज्यूमर के लिए, तीनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि ये सेहत के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही पौष्टिक तत्व हैं। इन पौष्टिक तत्वों को अगर जाने तो इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो फैट होते हैं वो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि सेहत के लिए उपयोगी हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को रहती है। जी, इसमें फाइबर्स या रेशा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी पाए गए हैं।
जी, बिल्कुल। तो देखिए कितना लाभ जो है हमें श्री अन्न से मिलता है। श्री अन्न यानी बाजरे की हम बात करें, रागी की बात की जाए, कुटकी की हम बात करें, तरह-तरह के हमारे देश में जो मोटे अनाज हैं वो उगाए जाते हैं और प्रमुखता से करीब 14 से 15 ऐसे राज्य हैं जो लगातार इनका उत्पादन भी लेते हैं। और इस वर्ष की अगर बात की जाए तो इनका जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 16 लाख टन से अधिक का भी हो सकता है। इस तरह का जो अनुमान है वो भी जताया गया है खासतौर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। लेकिन और किस तरह का फ़ायदा इनसे जुड़ के हमें मिल सकता है और क्या इसमें जो प्रसंस्करण की अगर बात की जाए वहाँ किस तरह की संभावनाएं हैं, इस पर और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार। मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की घोषणा के बाद भारत को पहले वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला। वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और दूसरे हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता, मोटे अनाज की मूल्य श्रृंखला का विकास, बाजरा के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके इथोपिया और गुयाना के राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो संदेश भी सम्मेलन में चलाए गए। उद्घाटन सत्र के बाद मोटे अनाजों की मंत्री स्तरीय गोल मेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुयाना, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम और जाम्बिया के मंत्रियों और गाम्बिया के अलावा मालदीव के कृषि सचिव और नाइजीरिया में मोटा अनाज पहल के महानिदेशक ने भाग लिया। गोलमेज के उद्घाटन भाषण में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत भोजन, संस्कृति और परंपराओं के रूप में प्राचीन प्रथाओं के मूल्यों को पहचानने में हमेशा आगे रहा है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉलों में मोटे अनाजों पर आधारित स्टार्टअप्स, निर्यातकों की ओर से मोटे अनाजों पर आधारित रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रसोइयों की ओर से लाइव कुकिंग सत्र भी आयोजित किए गए। इस दौरान मोटे अनाजों पर केंद्रित एक प्रदर्शनी सह क्रेता विक्रेता बैठक भी आयोजित की गई। इसमें 50 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं की भागीदारी रही। तो जाना आपने किस तरीके से जो सम्मेलन है लगातार इसका आयोजन किया गया 18 और 19 मार्च को, और उसके बाद आपको बता दें यहाँ जो एक खास तौर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, अब इसकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया था। 22 मार्च तक ये जो प्रदर्शनी है यहाँ जारी रहेगी और ये बेहद ज़रूरी कि लोग वहाँ जाएँ, जाकर देखें किस तरीके से अलग अलग उत्पाद जो हैं वो मिलेट्स के ज़रिए हम बना सकते हैं और कैसे हमारे जो मिलेट्स हैं वो अब ग्लोबल हो चुके हैं, यानी वैश्विक स्तर पर भी इनका महत्व हर कोई समझने लगा है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का भी। डॉक्टर कृष्ण कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे जो किसान खासतौर से प्याज और लहसुन की खेती करते हैं, अभी क्या उसकी अवस्था है और ऐसे में किस तरीके से अलग अलग बीमारियों का खतरा हो सकता है?
चलिए, आवाज़ जो है उन तक अभी हमारी नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ बातचीत करने की। लेकिन आपको बता दें, जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। ईमेल के ज़रिए जो सवाल हैं वो हमारे पास आए हैं यहाँ पे, और ख़ासतौर से एक सवाल आया है यहाँ पे सुभाष चंद जी का। डॉक्टर रंजना ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, इनका प्रसंस्करण जो है वो कैसे कोई शुरुआत इसकी कर सकता है? इसके मोटे अनाज के प्रसंस्करण के लिए कई तरीके हैं। इसको पहले सबसे पहले इसमें एक आउटर हल्स होते हैं जिसमें बहुत रेशे होते हैं। उस हल्स को रिमूव करके अंदर का जो एंडोस्पर्म है जी, उसको पाउडर करके हम उसका फ्लार बना सकते हैं, जिससे कि मोटे अनाज का आटा बनेगा। और मोटे अनाज के आटे को हम मेन गेहूं के आटे में मिला के या फुल्ली मोटे अनाज के आटे से हम कई प्रकार के उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बिस्किट, केक, मफिन्स, चपातीज एंड नूडल्स बच्चों के लिए, यानी रेडी टू ईट उत्पाद जो हैं वो हम इसके ज़रिए देखिए तैयार कर लेते हैं। और ख़ासतौर से लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर रंजना, लोगों को यही लगता है कि प्रसंस्करण जो है शायद एक लंबा कार्य हो जाता है या बिल्कुल अलग तरह का एक क्षेत्र है। ऐसे में आज के समय को अगर देखा जाए, जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति की अगर ख़ास तौर से हम बात करते हैं, तो मिलेट्स, जैसा आपने कहा कि यहाँ लागत बहुत कम लगती है किसान के मिलेट्स की, लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। और ऐसे में और फ़ायदा लेने के लिए अगर प्रसंस्करण से एक किसान जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? यदि कोई किसान प्रसंस्करण से जुड़ना चाहता है तो यहाँ पे देश में कई संस्थाएं हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं जी। जैसे कि एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद जी, और उसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ सॉर्गम रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भी कई हैं, जैसे राष्ट्रीय केंद्रीय कृषि आयोग जी। उसके अलावा स्किल इम्पार्टिंग डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, एंड कई तरीके के फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कृषि किसान भाई वहाँ से जुड़ के ये अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं कि वो इन मोटे अनाज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे बनाएं। जी बिल्कुल। अब तो खासतौर से जो हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी भी भागीदारी और ज़्यादा सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि वो लगातार इस तरह के जो प्रशिक्षण हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर, इसकी खेती को लेकर वो आयोजित करें। तो मान सकते हैं कि और भी ज़्यादा एक जो विश्वास है या रुझान है वो इन पोषक अनाज, मोटे अनाज, श्री अन्न की तरफ अब किसानों का और नज़र आ सकता है जी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं श्री अन्न जो कि हमारे ग्लोबल मिलेट्स, और अब ये सिर्फ बात हमारे देश तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बाकायदा करीब 70 से अधिक देश हैं जिन्होंने अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए। और ख़ासतौर से जो वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस सम्मेलन में भी कई अलग अलग देशों के जो कृषि मंत्री हैं, साथ ही साथ दूसरे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। और एक भागीदारी अगर देखी जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो यहाँ नज़र आती है श्री अन्न को लेकर। और ख़ासतौर से डॉक्टर रंजना, अगर हम देखते हैं ना सिर्फ जो इन भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, बल्कि जो खासतौर से युवाओं के रुझान की अगर बात हम करें, क्योंकि आज के समय में हम एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं और जो हमारे युवा जो अभी तक एंटरप्रेन्योर्स थे उनको तो हम यहाँ मिलेट्सप्रेन्योर नाम से अब पुकारने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की आवाज़ में खुद इस बात का भी जिक्र किया था। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा यूथ है, युवा है, उनका रुझान अब श्री अन्न की तरफ नज़र आता है? ज़रूर, ये ज़रूर है कि हमारे जो युवा हैं और बच्चे हैं उनका रुझान मिलेट्स की तरफ ज़रूर जाएगा, बिकॉज मिलेट्स में ऐसे पौष्टिक तत्व हैं और ऐसी उसकी हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा युवा ज़रूर आकर्षित होगा इसकी तरफ और प्रोडक्ट बनाने के लिए वो स्टार्टअप लगाएंगे जी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर मनाया जा रहा है और इसमें मिलेट्स का प्रसंस्करण को काफ़ी जोर दिया गया है जी। इन मिलेट्स में काफ़ी हेल्थ प्रमोटिंग एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मिलेट्स को खाने से मिलेट्स में वेट कम करने की क्षमता है और आजकल का युवा बहुत ही जागरूक है अपने हेल्थ के लिए जी। तो इसके अलावा वेट कम करने के अलावा इसमें कई अनेक और हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम करने में, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में ये सारे मोटे अनाज बहुत उपयोगी हैं।
इसके अलावा कई लाभ जो हैं यानी देखिए वो हमें मिल सकते हैं इन मिलेट्स के ज़रिए, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न के ज़रिए, और किस तरह के लाभ इसमें छिपे हुए हैं, क्योंकि लगातार जब हम श्री अन्न के बारे में बात करें तो हर एक दिन आपको भी लगातार नई जानकारी आपको मिलती होगी, और ये हमारी कोशिश भी कि इनसे जुड़ी हर एक जो जानकारी है वो आप तक हम पहुँचाएँ। फिलहाल जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के बारे में, ग्लोबल मिलेट्स, जिनको अब अभी इस नाम से सब लोग जानने लगे हैं। किस तरह का फ़ायदा देखिए ग्लोबल मिलेट्स से जुड़ के हमारे जो किसान हैं उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक किसान की जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ डॉक्टर रंजना, अगर देखा जाए जो दूसरा बड़ा फ़ायदा वो ये कि किसान के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी होती हैं, फिर चाहे हम प्राकृतिक रूप से बात करें या और भी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ रहती हैं कोई भी फसल जब खेत में होती है। लेकिन अगर हमने हमारे जो पोषक अनाज की हम खेती कर रहे हैं, श्री अन्न की अगर खेती कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो एक रिस्क है वो शायद कुछ कम हो जाता है मोटे अनाज की खेती में। मोटे अनाज की खेती में रिस्क इसलिए कम हो जाता है बिकॉज उनको वो काफ़ी हद तक जलवायु परिवर्तन को सह सकते हैं जी। अगर पानी की मात्रा कम है या बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसको भी वो उसको बेयर करके वो अच्छी उपज दे सकते हैं जी। और उसके अलावा उनको ज़मीन में अगर उपजाऊपन नहीं है, मैन्योर नहीं है, खाद नहीं है, तो भी वो कम ज़्यादा में वो ग्रो करके अपना उत्पाद दे सकते हैं जी। यानी बहुत ज़्यादा देखिए, क्योंकि अक्सर हम देख सकते थे कितनी ज़्यादा देखभाल जो दूसरी फसलें या पारंपरिक फसलों की बात की जाए तो वहाँ एक किसान की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर चाहे हम खाद की बात करें, सिंचाई की बात की जाए, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी लागत को बढ़ाते हैं। और ये एक कोशिश श्री अन्न के ज़रिए कि उस लागत को हम कम भी कर सकें। और आइए एक बार कोशिश कर लेते हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो कृष्ण कुमार जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो फिलहाल संपर्क हमारा इनके साथ नहीं हो पा रहा है, तकनीकी कारणों से। कोशिश करेंगे दोबारा इनके साथ हम जुड़ें और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकें। और उससे पहले लगातार हम यहाँ बात कर रहे थे ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर। और इस बार डॉक्टर रंजना, अगर देखा जाए, जैसा हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जो हमारा देश है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में ये कहा भी जाता है कि उसका अगर हम स्लोगन भी देखते हैं, एक धरा एक परिवार एक भविष्य, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हमारे मोटे अनाज हैं, पोषक अनाज हैं। जी हाँ, मोटे अनाज काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनमें कई पौष्टिक तत्व हैं और इसके उनमें हेल्थ एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपकी आवाज़ आ रही है अंकल, कितनी आ रही है? जैसा कि मैं बता रही थी कि इनमें वेट लॉस को ये मैनेज करते हैं, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, डायबिटीज़ मैनेज करते हैं और दिल की बीमारियों को दूर करने में ये काम आते हैं। सीलिएक डिजीज़ को मैनेज करते हैं बिकॉज इसमें ग्लूटेन नहीं होता जी। और कैंसर के रिस्क को भी कम करने में ये मदद करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है जी। तो इस वजह से इनमें काफ़ी गुणवत्ता है और ये
स्वास्थ्य की दृष्टि से कई फ़ायदे जो हैं वो आपने हमें यहाँ बताया कि ना सिर्फ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ाते हैं और कई तरह के जो खतरनाक बीमारियाँ हैं उसमें काफ़ी ये मददगार हैं। और उसी दृष्टि में अगर हम देखें, क्योंकि एक किसान के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो आर्थिक रूप से कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, तो किसान की आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत ये कर सकते हैं। ना सिर्फ हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे हैं ही, बल्कि अगर एक किसान की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रेया जी हाँ, वो इन मोटे अनाज को प्रसंस्करण करके कई तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल करके उससे उनको लाभ मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है जी। और जहाँ पे भी जिस तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत है उस तरीके के प्रोडक्ट की वो प्रशिक्षण लेके उसको बना के, भले मे बी वो बिस्किट्स हों या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हों जैसे कि लड्डू, कतली एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जर्मिनेटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, ट्रेडिशनल एज वेल एज द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और उनको बेच के उनकी अपनी आर्थिक स्थिति को वो सुधार सकते हैं जी। लेकिन डॉक्टर रंजना, जब हम खासतौर से जो हमारी खाद्य तकनीक प्रौद्योगिकी की बात करते हैं उसमें किस तरह का बदलाव अब आपको नज़र आता है? क्योंकि पहले इस तरह की शायद तकनीकें हमारे पास नहीं थी, हमारे देश में नहीं थी, लेकिन आज जब जो हमारे मिलेटप्रेन्योर्स हैं या और एग्री स्टार्टअप के ज़रिए जो जुड़ रहे हैं तो तकनीकी समावेश जो है काफ़ी हद तक किसान के लिए भी फ़ायदेमंद है, उपभोक्ता के लिए भी फ़ायदेमंद है। किस तरह का बदलाव आपने हाल फिलहाल इन सालों में देखा है? जी हाँ, ये तकनीकी चेंज ये है कि पहले हमारे पास इतनी मशीनरीज नहीं थी कि हम मोटे अनाज को अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ और उसके जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको हम मैनेज कर पाएँ। तो आजकल हमारे पास कई अच्छी मशीन्स हैं जिससे कि हम उसके हल्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको पाउडर करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमारे पास कई अच्छी मशीनरीज हैं जिससे हम प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको हम आगे अपने देश में ही नहीं बल्कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट का क्योंकि आपने यहाँ जिक्र किया, क्योंकि निर्यात की अगर हम खास तौर से बात करें अब क्योंकि ग्लोबल मिलेट्स हैं, वैश्विक बाजार जो है शायद हमारे किसानों के लिए और ज़्यादा जो अवसर है वो दे सकता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप मिश्रा जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, माफ़ी चाहेंगे, संपर्क इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों की वजह से। और जिस तरीके से डॉक्टर रंजना आप हमें बता रही थी कि कैसे ना सिर्फ जो बदलाव है वो हमने देखा है हाल फिलहाल के सालों की अगर बात की जाए। जी हाँ, मशीन्स के अलावा पैकेजिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग, करेक्ट पैकेजिंग से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को काफ़ी समय तक रख पाते हैं, कई दूरियों तक तक पहुंचा सकते हैं और इससे प्रोडक्ट किसानों को भी बहुत फ़ायदा है कि वो तरह तरह के प्रोडक्ट बना के उसको पैक करके उसको डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिक्वायरमेंट है उसको जगह पे कस्टमर के पास पहुंचा सकते हैं। जी, और क्योंकि जैसा आपने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं, और अब तो हम जब निर्यात की भी बात करते हैं, लेकिन ऐसे में कई ऐसी फसलें हैं जो कि शायद मानकों पे खरी नहीं उतरती, और शायद जो हमारे पोषक अनाज हैं उनके साथ ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि वो मानकों पे भी खरी उतरती हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके से जो रसायन है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैविक या प्राकृतिक रूप से इनकी जो खेती है वो हमारे किसान कर रहे हैं, जिससे और फ़ायदा उनको मिलता है। जी डॉक्टर रंजना, एक बार मैं प्रश्न दोबारा, अगर निर्यात के आंकड़ों की हम खास तौर से बात करें, क्योंकि अलग अलग तरह के मानक रहते हैं जब भी हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि अब हमारे जो किसान हैं, क्योंकि रासायनिक खेती उतनी नहीं करते और ना ही उतना रसायन का जो प्रयोग है वो मोटे अनाज में किया जाता है, तो वो भी एक बड़ा लाभ हम कह सकते हैं कि किसान को मिल जाता है? जी हाँ, वो एक बड़ा लाभ है कि हमें इसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ को डालने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट एक तरीके से प्योर है और इसके इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इसके। जी, ये बहुत ज़रूरी। देखिए किस तरीके से लगातार हमारे जो किसान हैं वो ना सिर्फ जैविक रूप से बल्कि प्राकृतिक रूप से जो श्री अन्न की खेती कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा लाभ जो है वो ना सिर्फ
एक किसान को तो एक जो उत्पादक के तौर पे देखा जाए वो वहाँ लाभ मिलता है, बतौर उपभोक्ता भी इनके कई लाभ हैं। और इसी के लिए जैसा हमने आपको बताया भी, जो प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया गया है 22 मार्च तक ये लगातार जारी रहेगा, जहाँ पे लोग जाकर बड़ी संख्या में जा रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर जो श्री अन्न है, जो ग्लोबल मिलेट्स हैं, उनका क्या महत्व है और कैसे हम उनको अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर अंजना, अब अगर क्योंकि आज के समय की बात की जाए, क्योंकि अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं बाजार में मिलते हैं और हर किसी का स्वाद की अगर बात की जाए तो शायद एक यही कोशिश की जाती है कैसे हम बेहतर स्वाद दे सकते हैं, लेकिन अब मिलेट्स के जरिए हम मान सकते हैं कि वही कोशिश की जा रही है कि आपको स्वाद भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो पोषण है उसकी पूर्ति भी हो पाए। जी हाँ, प्रोसेसिंग के द्वारा हम इसमें स्वाद जरूर बढ़ा सकते हैं और पोषक तत्व भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कई तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि हम कंपोजिट फ्लावर्स बना सकते हैं, जिसमें कि हम मोटे अनाज का फ्लावर और बाकी दूसरे फ्लावर्स को मिला के उनकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं और उससे हम कई तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं, दोनों ट्रेडिशनल और आजकल के हिसाब से जो नए हैं, जो कि आजकल के युवाओं को पसंद आते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी वैल्यूज बढ़ा सकते हैं। जी, ये देखिए जो वैल्यू एडिशन है जिस पर लगातार जोर दिया जाता है, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और ये बात अच्छी कि बेहतर तकनीक जो है वो अब हमारे पास है, जिसकी वजह से लगातार एक जो उत्पाद है वो जल्दी से तैयार होकर उपभोक्ता तक पहुंच भी जाता है। कृष्ण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, हमारे जो किसान प्याज और लहसुन की खेती करते हैं, किस अवस्था में फिलहाल फसल और कैसे अलग अलग रोगों से उसका बचाव किया जा सकता है? बहुत अच्छा किसान भाइयों के लिए प्रश्न किया आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज में कई सारी बीमारियों का प्रकोप होता है, जिसमें रूप से जब आप पौध लगाते हैं, यदि खेत में ज़्यादा नमी है, उस समय एक डैम्पिंग ऑफ नाम की एक बीमारी लगती है, जिससे जड़ का विघलन हो जाता है। उसके साथ साथ जब जैसे जैसे पौध की बढ़वार बढ़ती है तो और सारी बीमारियों का प्रकोप धीरे धीरे होने लगता है जी। इसमें पर्पल ब्लाच, डाउनी मिल्ड्यू या इस प्रकार के कई सारी पत्तियों की कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें लीफ लाइट जो कि कवक के द्वारा इस बीमारी का प्रकोप होता है। और वैसे वैसे धीरे धीरे कुछ बीमारियां जो है पौध जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद भी जब स्टोरेज करते हैं उसमें भी लगता है जी। तो इस बिल्कुल कई ऐसी प्रमुख बीमारियां हैं, इसके बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन आइए यहाँ नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर भी। इस महीने प्याज व लहसुन की तैयार होती फसलों पर खासा ध्यान दें। नई तैयार हो रही फसल को नर्म खेत की जरूरत होती है, इसीलिए खेत में निराई गुड़ाई करें। अगर जरूरी हो तो खेत में यूरिया डालें। प्याज की बात करें तो रोपाई के करीब 45 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 72 किलोग्राम यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। रोग नियंत्रण की बात करें तो प्याज की फसल को पर्प ब्लांच रोग से बचाव के लिए 0.2% मैंकोजेब और यदि थ्रिप्स कीट लगे हों तो 0.6 मिलीलीटर फास्फेमिडान या 1.5 मिलीलीटर नुआक्रान या 0.5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही प्याज लहसुन की फसलों को चूर्णिता आसिता रोग से बचाने के लिए गंधक का 0.2 की दर से छिड़काव करना चाहिए। इस रोग में सबसे पहले पत्तियों पर सफेद रंग के फफूंद के बीजाणु पाउडर की तरह दिखाई देते हैं। अधिक आर्द्रता व कम तापमान मिलने पर यह पाउडर पूरी पत्तियों में फैल जाता है। इस रोग का सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। सफेद गलन रोग भी फसल पर काफी बुरा असर डालता है। इस रोग में जमीन के पास से लगे पौधों का हिस्सा गल जाता है और संक्रमित भाग पर सफेद फफूंद और जमीन के ऊपर हल्के भूरे रंग के सरसों के दाने की तरह संरचनाएं बन जाती हैं। रोग के नियंत्रण के लिए खेत में ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद के साथ मिलाएं।
तो जाना आपने किस तरीके से आप प्याज और लहसुन की जो अच्छी उपज है वो ले सकते हैं। ये ज़रूरी कि आपकी जो फसल है वो रोग रहित रहे, और अगर आपको लगता है कि फसल में किस तरह के रोग के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से उसका आप बचाव कर सकते हैं, इसलिए लगातार फसल की निगरानी भी करते रहें। और खासतौर से डॉक्टर रंजना आपसे भी जानना चाहेंगे, ग्लोबल मिट्स यानी श्री अन्न की लगातार हम बात कर रहे हैं, खासतौर से जो नास कॉम्प्लेक्स पूसा में जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है 18 से 22 मार्च तक, हमने इसमें देखा कि ना सिर्फ किसान का रुझान भी है बल्कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी जा रहे हैं, और खासतौर से जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको भी हम देख सकते हैं किस तरीके से वो भी उसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है शायद अब कुछ नया स्वाद जो है मिल सकता है। अलग अलग व्यंजन जो हैं, अलग अलग उत्पाद जो हैं वो हमारे इन पोषक अनाज से तैयार किए जा रहे हैं, श्री अन्न से तैयार किए जा रहे हैं। और शुरुआत से ही अगर हम शायद एक पहल ये जानकारी अगर बच्चों में देके चलेंगे कि इनका क्या महत्व है तो शायद आने वाले समय के लिए और भी बेहतर रहेगा। जी हाँ, बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो उनको जानने के से वो ये तय कर पाएंगे कि श्री अन्न का क्या महत्व है, मोटे अनाज का क्या महत्व है। सबसे पहले तो उनको ये समझाना होगा कि मोटे अनाज से कई फ़ायदे हैं, पर्यावरण का फ़ायदा है, किसान भाइयों का फ़ायदा है और कस्टमर का भी फ़ायदा है, और किस तरीके से उनको प्रोसेस करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि अब हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और किस तरीके से इन पे स्टार्टअप बना के वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी जीविका कमा सकते हैं, इसको अपना एक ध्येय बना सकते हैं कि वो मोटे अनाज पर काम करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक अगर देखा जाए उनकी आमदनी आजीविका के लिए काफ़ी उस लिहाज से देखें तो काफ़ी ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर कृष्ण कुमार आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने अलग अलग तरह की जो रोग बीमारी है उनकी जानकारी दी थी, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है क्या इसमें और कौन से ऐसे कोई विशेष बीमारी या रोग जिसकी संभावना रहती है और उसके किस तरह के लक्षण उसमें नज़र आ सकते हैं? ऐसा है, किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि यदि किसान भाई चाहते हैं कि उसके खेत में कोई बीमारी ना आए तो फसल लगाने से पहले ही कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कम से कम बीमारी उसके खेत में आए। किसान भाइयों को ये बहुत मैं सलाह देना चाहता हूं कि किसान भाई जब भी अनियन और गार्लिक की खेती करें, लहसुन और प्याज की खेती करें, तो किसान भाइयों को चाहिए कि एक लंबे फसल चक्र का चुनाव करें। जैसे कि उसके पास ऐसी फसलें लगाए जिसमें कि बीमारी कम होती है। जैसे दूसरे सीजन में फसल चक्र अडॉप्ट करते हैं तो उससे जो है ऐसा देखा गया है कि बीमारियों की संख्या, बीमारियों का जो असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। खास तौर से किसान भाइयों को और भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रीन मैन्योरिंग, जिसमें ढैंचा, मूंग, उर्द की खेती करके और जिससे कि ज़मीन में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है कि बेनिफिशियल माइक्रो सूक्ष्म जीवों की संख्या जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक जो है इन बीमारियों का प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाता है। जी। तो इन बातों को किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आजकल प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तो प्राकृतिक खेती में इसके अवयव है और उसमें जैसे कि गोबर का खाद डालना, वर्मी कंपोस्ट डालना, और जैसे किसान भाई चाहे तो बरसात के जब जैसे खरीफ ओनियन है उसको मेड़ों पर लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपके खेत में पर्याप्त नमी रहेगी, मतलब उतनी नमी की जरूरत है जितनी कि आपको पौधे की ले सके, उतनी ही की आवश्यकता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो डैम्पिंग ऑफ जो हमने पहली बीमारी बताया, नमी कम रहेगा तो आप में बीमारी की संभावना अत्यंत। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से काफ़ी हद तक जो बीमारी है उससे हम बचाव कर सकते हैं। आगे भी हमारे जो विषय हैं उस पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मिलेट्स यानी हमारे श्री अन्न के बारे में, और साथ ही लहसुन और प्याज की खेती अगर आप करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से रोगों की रोकथाम हम कर सकते हैं और अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं और अच्छी उपज आने वाले समय में ले सकते हैं। दोनों विषय हैं, इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञ लगातार हमें यहाँ जानकारी दे रहे हैं और खासतौर से डॉक्टर अंजना जानना चाहेंगे, हम लगातार बात करें कि किस तरीके से पोषण के लिहाज से अगर श्री अन्न को जब हम देखते हैं वो काफ़ी लाभकारी रहते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि गेहूं जो कि बताते थे काफ़ी फ़ायदे, लेकिन उसमें अब एक मांग निकल कर आई ग्लूटेन फ्री की, और उसमें विकल्प के तौर पर शायद जो श्री अन्न है वो हमें सबसे पहले नज़र आते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गेहूं में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन को हम यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, बंस, केक्स एक्सेट्रा, और चपाती भी। लेकिन ये ग्लूटेन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ऐसा पाया गया है कि ये एलर्जी बहुत इंक्रीज़ हो रही है लोगों में, और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये इसी समय में जो हमारे मोटे अनाज हैं वो इसका एक उपाय है, क्योंकि मोटे अनाज में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और उनमें अन्य पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है हमारे लिए कि मोटे अनाज इनको रिप्लेस कर सकते हैं और इनसे सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो कि गेहूं से बन सकते हैं। जी, तो देखिए किस तरीके से वो सारे उत्पाद जो हैं इसके ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं। और जो समस्या भी रहती थी ग्लूटेन की वजह से, एक तो वो भी प्रोटीन जिसकी वजह से समस्या अगर कुछ ऐसी आती थी, हालांकि बेहद ही कम लोगों में वो समस्या देखने को मिलती है, लेकिन उसके अगर आती भी है तो हमारे पास अब विकल्प है श्री अन्न का। हमारे जो ग्लोबल मिलेट्स हैं इनका एक बेहतर विकल्प हमारे पास है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का भी। डॉक्टर कृष्ण कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया डंपिंग ऑफ के बारे में भी आपने यहाँ जानकारी दी, लेकिन आमतौर पर हम यही देखते हैं किसान को लगता है शायद किस तरह की रोग या बीमारी आ रही है तो जल्दी से उनको लगता है कि हम रसायन का छिड़काव कर दें या कुछ और कोशिश उनकी रहती है जल्दी से प्रभाव इसका नज़र आ सके। लेकिन ऐसे में कितना ज़रूरी कि पहले जो लक्षण हैं वो जांच लें और उसके बाद सही प्रबंधन जो है वो हमारी फसल का हम कर सकें। ठीक पूछा आपने। ऐसा है कि जो हमने पहले बातें बताई उन बातों का ध्यान रखेंगे, और यदि हम मृदा का पूरी तरह से ध्यान रखें और पानी का और जो सस्य क्रियाएं हैं उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करें। आप जानते हैं कि जब मृदा की जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाए, तो जब तक जमीन में जीवांश की संख्या कम होगी और उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो आपका खेत कमजोर होगा। जब खेत कमजोर होगा
तो उसमें बीमारी लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों को इस बात से शुरू करना चाहिए कि जब भी बीज का चुनाव करें, एक तो ऐसी प्रजाति लें जो कि उस खास बीमारी के, जो हर एरिया की अलग अलग बीमारियां होती हैं, और जैसे ठंडे प्रदेश में डैम्पिंग आप ज़्यादा आएगा तो उन बीमारियों के खिलाफ जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी है उस एरिया की, उसको उपयोग करें। और ऐसे उपयोग करने से आपको देखा गया है कि बीमारियों की जो सीवियरिटी होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को एक स्वस्थ बीज किसी सर्टिफाइड सीड्स कंपनी का या किसी अच्छे जैसे NHRDF है उसका, या डाइट्रेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक है, ऐसे किसी कंपनी का, पूसा के बीज का, या ऐसे किसी यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड बीज और का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ऐसा करेंगे तो ये देखा गया है कि यदि बीज स्वस्थ है तो आपका नर्सरी भी स्वस्थ होगा, और नर्सरी स्वस्थ है तो आपके खेत में बीमारियों की काफ़ी कमी आ जाती है। जी, इस प्रकार से एक बेहतर नर्सरी जो है उसकी आवश्यकता ज़रूर रहती है, और उसके बाद अच्छी, हम कह सकते हैं, पौध हमारी अच्छी रहेगी, रोग रहित रह सकती है। लेकिन डॉक्टर कृष्ण कुमार, अगर देखा जाए, क्योंकि जो कई किसान हैं वो जो बीज के तौर पे पहले जो फसल लेते हैं, लेकिन उसमें अगर किसी तरह की बीमारी है, वहाँ किस तरह का बचाव उनको करना चाहिए किसानों को, जिन्होंने पहले फसल ली है जो बीज के रूप में, लेकिन अब अगर आवश्यकता है तो वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, जैसा कि हमने पहले कई बार बताया कि ऐसा करने से आपके खेत में बीज की मतलब बीमारी की संख्या अत्यंत कम होती है। लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो कुछ ऐसे, जैसे हम शुरू कर सकते हैं कि सेफ दवाइयाँ, जैसे कि हम किसान भाई नीम का छिड़काव कर सकते हैं। नीम का छिड़काव करने से, और आजकल नए सारे तरीके आ गए हैं, जीवामृत है जी, और घनामृत है। इन सारों तरीकों को भी उपयोग करने से हमने देखा है कि जो बीमारियों की और कीड़ों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है जी। और यदि किसान भाई को एकदम ज़रूरत पड़े तो कुछ ऐसे जो सेफ दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस पॉइंट पर किसान भाइयों को ज़्यादा दवाई बताने के, क्योंकि किसान भाई इतनी ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि कई बार जो है वो सीधे उसके पास, दुकानदार के पास गया और वो जा करके उनसे दवाई पूछ लिया, और वो ठीक प्रकार से संस्कृत वाली दवाइयाँ नहीं कर पाते हैं जी। तो इससे क्या होता है कि हमारे खेतों में, हमारे पौधों में, उसमें जो फल होते हैं या जो भी उसके प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो रेजिड्यू आने लगता है, और बार बार एक ही दवाई का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों में जो बीमारियों को कंट्रोल करने के बजाय उस बीमारी के जो कारक होते हैं उनमें जो है रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है, और वो आप कई बार देखते हैं कि वो बार बार दवाई इस्तेमाल करने से वो मरते ही नहीं है जी। तो इस प्रकार से यदि एकदम निहायत ज़रूरत हो तो किसान भाई दवाई का प्रयोग करे, और नहीं तो इन जो हमने तरीके, जो छोटे छोटे तरीके जो बता रहे हैं, ऐसे बताने से आपका खेत जो है ऑलरेडी स्वस्थ हो जाएगा जी। और ऐसे खेत की शक्ति ऐसे बढ़ जाएगी कि जिसमें बीमारियां बहुत कम आती हैं, बहुत कम आएगी जी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर कृष्ण कुमार, एक ईमेल हमारे पास आया है मूलचंद जी का, अजमेर राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं क्या प्याज की जैविक खेती वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग किस्म है? जितनी मैं बातें अब तक बताया वह जैविक तरीके ही मैं बताते जा रहा हूँ कि यदि ये सारी बातों का यदि ठीक प्रकार से ध्यान रखे और खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आप जो है यदि 5.5% के ऊपर कर दें, और ठीक 10 से 20 टन जो गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर का खाद इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें, और हरी खाद की खेती करें, और बरसात में जैसे खरीफ ओनियन लगा रहे हैं तो उस समय आपको चाहिए कि आप मेड़ों पर बंड पर लगाएं, जिससे कि पानी का निकास हो सके। और ये जो सारे तरीके हैं बहुत ही
आवश्यक है और इससे जो है प्राकृतिक खेती बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे जैविक खेती जो है या किसान प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं, उस ढंग से अगर आप करेंगे तो यहाँ आपकी लागत और भी कम हो जाती है और इसमें आपका जो मुनाफा है वो दुगने से भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। साथ ही डॉक्टर अंजना, एक और ईमेल हमारे पास आया है अमर जी का मध्य प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो अगर हम प्रसंस्करण के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं मोटे अनाज के, तो इसकी ट्रेनिंग हमें ज़रूरी है या सीधे ही मशीन जो है उसके ज़रिए हम इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं? नहीं, इनको ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और ट्रेनिंग लेने के लिए कई संस्थाएं हैं, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, केंद्रीय विज्ञान केंद्र हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ की इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि कौन सी मशीन्स किस प्रोडक्ट के लिए ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें और प्रोडक्ट को कैसे बनाएं, कैसे पैक करें और कैसे मार्केट तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल। तो देखिए इसके लिए ज़रूरी कि आप पहले से प्रशिक्षण ले लें और अलग अलग स्थानों पर ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं आयोजित अब किए जा रहे हैं। साथ ही आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं श्री अन्न यानी ग्लोबल मिलेट्स के बारे में, और साथ ही जो किसान प्याज या लहसुन की खेती करते हैं कैसे आप अपनी फसल को अलग अलग बीमारी रोगों से बचा सकते हैं। यहाँ डॉक्टर कृष्ण कुमार, एक और ईमेल हमारे पास आया है भूपेश यादव जी का, और ये जानना चाह रहे हैं कि प्याज की फसल को कैसे खरपतवारों से बचा सकते हैं। क्या इसके लिए कोई ऐसा खरपतवार नाशी जो आप बताना चाहें? ऐसा है कि एक तो किसान भाई चाहे प्रयास करें कि जो भी स्पेसिंग है पूरी तरह से स्पेसिंग का को फॉलो करें। दूसरा, किसान भाई चाहे तो मल्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ी सी किसानों के लिए थोड़ा कठिन काम होता है जी। और हम ये चाहेंगे कि किसान भाई हैंड वीडिंग करें। पेस्टिसाइड क्या बोलते हैं, जो वीडिसाइड है उसका प्रयोग कम से कम करें। कारण ये है कि जब भी हम जो है वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जमीन के जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या में अत्यंत कमी आती है। जैसे कि आप पहले ज़माने में देखे होंगे 20-25 साल पहले कि हमारे ज़मीन में केंचुओं की संख्या बहुत अच्छी होती थी
और अब आप देखते हैं कि केवल मेड़ पर ही केचुआ दिखेगा, बाकी जो है कहीं केचुआ नहीं दिखेगा। तो आज हमने ये सोचा है कि हम ऐसे पद्धतियां बताएंगे जिससे कि किसान का खेत स्वस्थ हो जाए और अधिक से अधिक उपज मिले। जैसा कि हमने पहले भी आपको बार बार बता चुके हैं कि लंबी अवधि का फसल चक्र अपनाना चाहिए। और जैसा कि आप बात कर रहे थे श्री अन्न के साथ यदि हम इसका फसल चक्र अपनाएं, जैसे कि हमने लगाया ये लहसुन प्याज लगाया, उसके बाद कोई जैसा कि आपके एरिया के हिसाब से श्री अन्न लगाए, तो यह जो है नॉन होस्ट क्रॉप होते हैं, इसमें जो है इसमें बीमारियां कम आती हैं। तो इससे क्या होता है कि कम से कम 6 महीने का ब्रेक हो जाता है और उससे जो है आपके खेत में, आपके जमीन में, अरे आपके जो ओनियन गार्लिक है उसमें कम बीमारी आती है। तो आज हमने ये सोचा है कि कम से कम किसान भाइयों को दवाइयों का प्रयोग बताया जाए, जो और सारे तरीके हैं उसका प्रयोग बताया जाए। जैसे किसान भाई चाहे तो ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, जो थोड़ा सा अच्छे से खेती करना चाहते हैं ड्रिप इरिगेशन लगाए तो उससे कम पानी लगेगा और ज़्यादा नमी भी नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि आपके जो जमीन जो है सख्त नहीं होती है, और सख्त नहीं होगी तो आपका बल बड़ा होगा और कम पानी में अच्छे से अच्छी खेती हो सकती है। और गोबर की खाद भी डालेंगे तो आपका खेत जो है सॉफ्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो उसमें उपज इससे बढ़ेगी। जी, तो ये तमाम फ़ायदे जो हैं हमें मिल सकते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही डॉक्टर अंजना आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी इस बात पे जोर दिया कि अगर हम श्रीअन्न की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। और किसानों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये भी ज़रूरी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अगर किसी फसल पे कोई प्रभाव आ जाता है, विपरीत प्रभाव हम देखते हैं, कोई कीट का प्रकोप हो जाए या प्राकृतिक रूप की वजह से जो फसल है वो हमारी ख़राब होने लगती है, ऐसे में ज़रूरी कि ना सिर्फ श्रीअन्न की खेती हमारे किसान करें बल्कि उसके साथ साथ विकल्प उनके पास है, वो दूसरी फसलें भी उसमें शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें उन्हें ऐसी फसलों का चुनाव करना पड़ेगा जिसकी वजह से जहाँ पे रोग ना लगे, जिससे कि उनका जो प्याज और लहसुन की खेती है वो सेफ रहे। बिल्कुल, तो ना सिर्फ प्याज लहसुन बल्कि इसके अलावा भी कई और विकल्प हैं जिसके ज़रिए हमारे किसान जो है सरफसली खेती कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी कि आज के समय में जो लगातार हमारे किसान इस तरह की खेती कर भी रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर कृष्ण कुमार, एक और ईमेल हमारे पास आया है सोनू सिंह जी का कैमूर बिहार से। वो जानना चाह रहे हैं कि कैमूर बिहार में प्याज की रोपाई किस समय करनी चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन उनको मिल सके। देखिए, आजकल ये नया ट्रेंड चल चुका है बिहार में कि जो खरीफ ओनियन जिसकी मई जून में, उसकी जून के द्वितीय सप्ताह में आप जो है उसकी नर्सरी डाल दें और नर्सरी डालने के बाद लगभग उसकी बुआई जुलाई में रोपाई कर सकते हैं। ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे खेत में लगाना है जहाँ पर किसी प्रकार का जल जमाव नहीं होता है। यदि ड्रेनेज की अच्छी तरह से सुविधा है तो आपकी, मैं ये कह सकता हूँ, किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है। और बिहार में जो खरीफ ओनियन की खेती आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही है और इस प्रकार के कई सारी प्रजातियां हैं। और यहाँ पर एक पटना में NHRDF का सेंटर भी है और वहाँ से कई तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन भी लगाया जा रहा है। और इस प्रकार से किसान भाइयों को बस एक बात का ध्यान देना है कि जब आपका फसल पक जाए तो उसमें जो नमी जो है बहुत ज़्यादा रहती है खरीफ ओनियन में, और खरीफ ओनियन की तुरंत ही किसान भाइयों को बेच देना चाहिए जिससे कि उससे अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इस प्रकार से आप हमारे जो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और NHRDF जो पटना में सेंटर है वहाँ भी कांटेक्ट करके अच्छे बीज उपलब्ध करा करके और इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल, देखिए कैसे बेहतर ढंग से अच्छे रूप से खेती हमारे किसान प्याज और लहसुन की कर सकते हैं, साथ ही अच्छी आमदनी इसके ज़रिए उनको मिल सकती है। फिलहाल डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो जाना आपने कैसे अलग अलग रोग या बीमारी का खतरा हमारी फसल में हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह से ना सिर्फ फसल का बचाव करेंगे बल्कि उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी और साथ ही आपको उपज भी आने वाले समय में बेहतर मिल पाएगी। और ख़ासतौर से डॉक्टर अंजना, अगर ग्लोबल मिलेट्स की हम बात करते हैं तो अब जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब हमारे जो मिलेट्स हैं ग्लोबल हो चुके हैं, तो इनके फ़ायदे भी जो हैं ज़ाहिर तौर पर अब शायद उपभोक्ता जो हैं वो धीरे धीरे जान रहे हैं अलग अलग फ़ायदों के बारे में। जी हाँ। किस तरीके के फ़ायदे और ज़्यादा आपको लगता है कि जिनके बारे में अभी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ना सिर्फ हमने देखा बाकायदा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हम मना रहे हैं, जो वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, और किस तरीके से आपको लगता है कि आवश्यकता है अभी? इसमें यह है कि हमारे पास मोटे अनाज कई तरीके के हैं। इसमें जो मेन तीन मेन हैं और बाकी छोटे मोटे अनाज कहा जाता है जी। ये इसमें ज्वार, बाजरा और रागी मेन अनाज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पर उनके अलावा जो छोटे मोटे अनाज हैं जिसमें कि आता है कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, उनको भी उनकी प्रोसेसिंग काफ़ी कम है, उनको कम यूज़ किया जाता है। तो आजकल नई मशीनरीज के साथ, नई तकनीकी के साथ उनको भी प्रोसेस करके हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं जी। और जिससे कि हमारे पास कई तरीके के प्रोडक्ट्स हों, वैरायटी हो और कई तरीके के रोगों के लिए काम आए। कई तरीके यानी श्री अन्न में भी कई हमारे पास विकल्प हैं, उनका चयन हमें करना चाहिए और बाजार में मांग के अनुसार भी देखिए अलग अलग उत्पाद जो है आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर अंजना जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आज आपने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न के बारे में। अब चलिए हमारे जो अगले विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। लगातार आपको हम बताते हैं हमारे जो विषय हैं, हमारे दर्शक पहले से ही तैयार रहते हैं अपने सवालों को लेकर। कल हम खासतौर से बात करेंगे फलदार बागों के रखरखाव की और साथ ही तटीय क्षेत्रों में धान की खेती की, और जो हमारे ग्लोबल मिलेट्स हैं इसके बारे में लगातार आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आपके पास अलग अलग विकल्प हैं हमसे जुड़ने के लिए, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपना सवाल या सुझाव जो है वो लिख के भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। इस पर भी आप अपने सवाल सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक इस पर अपने सवाल जो है आप दर्ज करा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपको बता दें अभी सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, वहाँ जाकर आप हेलो किसान टाइप करेंगे, वहाँ भी ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो अन्नदाता, वो किसान आज हमारे साथ है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा मिलता है, आपको मिल रहा है 6,000 रुपया हमें एक साल का मिलता है। मैम मैं बड़ा प्राउडली बोल सकती हूँ कि 100% हमें किसान सम्मान निधि मिल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे पीएम, बहुत अच्छे हैं। गांव-गांव में
आटा राशन जो होता है वो भी फ्री में दे रहे हैं। जम्मू से देखिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।